हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स आईसी स्पेसिमेन 2023। तो ये स्पेसिमेन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग अपनी वेबसाइट को पहले देखते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले गूगल पर आप टाइप कर लीजिए IQ क्लासेस। ठीक, और IQ क्लासेस में जाकर के आप उसकी वेबसाइट पर जाइए। वहां पर स्पेसिमेन ऊपर हेडिंग दे रखी है, उस पर क्लिक करिए। 2023 का क्लास 12th ISC पर आपको जाना है। वहां पर देखिए हर सब्जेक्ट के ISC स्पेसिमेन ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, उन पर वीडियोस भी बने हुए हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम फिजिक्स की बात करेंगे। ये मैं फिजिक्स पर गई और आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। एवरीथिंग इज सॉल्व। ठीक, आज मैं उसी पेपर को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को सॉल्व करने से। तो बच्चों, ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, देखिए 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे इसका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, और जहां तक है कि आपने पूरा अब तक ऑलरेडी देख लिया होगा कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क के, और सेक्शन सी में 3 मार्क के, और वाइल सेक्शन डी में 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो एक बार इसको एग्जाम में रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप पेपर स्टार्ट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम फिर उसकी बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्या दे रखा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग शीट। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है कंडक्टिंग शीट की, कितनी दे रखी है 17.7। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट करिए, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो यहाँ वैल्यू हमने पुट की एंड यू विल गेट योर आंसर। तो वैल्यू कौन सी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, डी, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट है, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2। ठीक, और बल्ब दे रखे हैं जिनका पावर दे रखा है 100 वॉट और 50 वॉट। ठीक, और आपको बोला है कि दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम है। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूले पे जाना है जिसमें पावर भी हो, वोल्टेज भी हो और रेजिस्टेंस भी हो। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। ठीक, तो चलिए अब हम कर लेते हैं। तो करना क्या है कि पावर की वैल्यू अलग अलग है लेकिन वोल्टेज इसका सेम है, तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखिए। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, R इंटू पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका हमने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन भी कर रखा है। तो यहाँ पर पी आर इज इक्वल्स टू V² हमने कर रखा है, मतलब वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। आपको दो पावर दे रखे हैं, तो आपको करना क्या है, P1 R1 इज इक्वल्स टू P2 R2। ठीक, P1 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 100, R1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, रिलेशन निकालना है। R2 आपको 50 दे रखा है और P2 50 दे रखा है, R2 भी रिलेशन का पार्ट है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2R1 इज इक्वल्स टू R2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन डी। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी, R2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड पर क्या होगा आप आंसर। ठीक है, तो जो बी का आपका फॉर्मूला है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखिए यहाँ पर दे रखा है मैंने, और इसका ऑप्शन क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू नॉट एन आई, ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू थिन लेंस हैविंग ऑप्टिकल पावर। ओके, पावर दे रखा है दो लेंस का, एक का पावर दे रखा है -8 डायोप्टर्स और दूसरे का दे रखा है +12 डायोप्टर्स। ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखे हैं। अगर दोनों कॉन्टैक्ट में रखे जाएंगे तो इनका फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 करिए। P1 आपको दे रखा है -8 डायोप्टर्स, P2 दे रखा है 12 डायोप्टर्स, तो ये देगा 4 डायोप्टर्स। तो ये पावर किसका है, कॉम्बिनेशन का पावर है। फोकल लेंथ निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल ऑफ द पावर करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन क्या आ रहा है 0.25, जो कि हमारा ऑप्शन ए पर मैच कर रहा है।
एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर पावर आपका डायोप्टर्स में है तो फोकल लेंथ का जो भी आंसर आता है उसकी यूनिट मीटर में होती है। इसीलिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मीटर और सेंटीमीटर, कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए फिफ्थ पर आते हैं। तो इस पार्ट में हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखना है किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो जो पॉइंट सोर्स है कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है आपकी, बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो है लाइन सोर्स, जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है दैट इज योर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सोर्स एट इन्फिनिट नियर, कोई चीज बहुत दूर होती है तो कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती है, प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। कुछ याद है आपको, ठीक, तो उसको रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट में है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ आपको बनाना है, जिसमें लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वो होता है h अपॉन मोमेंटम, ठीक है। h माने प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता ही है mv होता है, और अगर हमें लैम्डा और वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो ये जितने भी ग्राफ आपको देख रखे हैं, इसमें कौन सा ग्राफ आपका देखिए, लैम्डा डिक्रीज होगा अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है पर लैम्डा घट रहा है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ वाला, सेमीकंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं जिसके अंदर पूछा गया है इज दैट विच हैज, ओके, एन टाइप का मतलब होता है ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू होल्स, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बी पार्ट मुझे सही लग रहा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वाइल होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक। होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसमें होता है, पी टाइप में होते हैं। तो फिलहाल सेवेंथ का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बी सेक्शन पर मूव करते हैं, बी। तो बी में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ पर, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग जीरो पोटेंशियल। ओके, इसमें 7 पार्ट दे रखे हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, हाँ। तो चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको बताना है किस पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल होगा, उसका लोकस बताना है, ठीक है। तो लोकस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसको मैं डाइपोल बोलती हूँ, ठीक। तो अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो लाइन इस डाइपोल को बीच से ऐसे पास करती है, इस पर कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मिलती है। अगर आपको याद हो तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का एक डेरिवेशन था जिसमें आपका पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो आ रहा था, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख करके इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है जो बीच से पास हो रही है। इसमें कोई भी पॉइंट ले लें, 1 2 3 4, एनी पॉइंट यू विल टेक, उसमें आपको हमेशा जीरो पोटेंशियल मिलेगा। तो जो लोकस बनेगा दैट इज, नीचे मैंने लिख रखा है, इट इज बेसिकली द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड पार्ट पर। नेम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाइड, ओके, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ का आपको कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताना है, ओके। जंक्शन लॉ किरचॉफ्स में क्या होता था, बेसिकली क्या होता है कि जितने भी करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है, तो कोई भी करंट I1 I2 I3 अगर P में एंटर कर रहे हैं तो इनका समेशन इट विल बी इक्वल टू जो करंट इससे बाहर निकल रहे हैं। मतलब अगर मैं I4 I5 और I6 कर दूं, summation of current entering the junction is equals to summation of current leaving the junction। तो कुल मिलाकर के इसमें जो चार्जेस हैं, करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्जेस क्या हो रहे, कंजर्व हो रहे हैं। कोई चार्ज सिस्टम को नहीं छोड़ रहा, जितना चार्ज सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है पॉइंट के अंदर, उतना ही चार्ज उस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। तो कौन सा कंजर्वेशन हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। चलिए थर्ड पर आते हैं हम लोग। गिव एनी रीजन व्हाई एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लेस देन 1।
बेटा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है आपका, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आने वाली है। तो ये बात क्या प्रूव करती है कि जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो हमेशा इनपुट से कम ही होगा। क्यों ऐसा होगा? ड्यू टू वेरियस लॉसेस। ट्रांसफार्मर में कई सारे लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें आउटपुट कम मिलता है एज कंपेयर टू इनपुट। ठीक, अब आइए इस पर फोर्थ पार्ट पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसमें फेज डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है कि अगर कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, सिंगल सोर्स, उसी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो वो जो दो टुकड़े निकल के आ रहे हैं वो आपस में कोहेरेंट होंगे। ठीक, उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, देखिए फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। ठीक, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमको। In Young's double slit experiment, what is the part difference between the two light waves forming fifth bright fringe on the screen? Okay. अगर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद हो तो पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है बच्चों n लैम्डा। दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर अ ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 5, यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 लैम्डा लिख रखा है। सिक्स्थ पर आइए, स्टेट द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब मॉडरेटर क्या होता है बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में? न्यूक्लियर रिएक्टर में जब भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो उस यूरेनियम से टकराएं और प्रॉपरली आपका रिएक्शन हो। ठीक, तो फिजन रिएक्शन को करने के लिए उन न्यूट्रॉन्स को प्रॉपरली यूरेनियम में एब्जॉर्ब होना जरूरी है। अगर वो बहुत तेज टकराएंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला तो ये, या तो वो टकरा करके क्या हो जाएंगे, उसको पास ऑन कर देंगे, मतलब उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसको छेदते हुए निकल जाएंगे। या तो क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब करेगी यूरेनियम और फिजन रिएक्शन हो तो हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉडरेटर का काम क्या होता है, इट इज यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्लो करने में मदद करता है। इन सेमीकंडक्टर्स व्हाट इज मेंट बाय डोपिंग? ओके ओके बच्चों, देखिए डोपिंग का मतलब होता है सेमीकंडक्टर में एडिंग इम्प्योरिटीज। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम बोलते हैं, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो। तो जिसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होती है उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। आपको याद होगा दो तरीके की इम्प्योरिटी होती है। अगर होल्स ऐड करेंगे तो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा हो तो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज ज्यादा है, मतलब एन टाइप और पी टाइप में अपने आप को एक्सट्रिंसिक डिवाइड करता है। डोपिंग का मतलब होता है टू ऐड इम्प्योरिटीज। पूछा जाएगा व्हाई इट इज सो, बिकॉज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ओके, तो ये सेक्शन ए आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अटेंड कर रहे हैं तो एक नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन इट। वन एक लाइन बहुत है उसको लिखने के लिए, तो एक सेंटेंस में उसको वाइंड अप करके जल्दी सेक्शन बी में मूव करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सेक्शन सी एंड सेक्शन डी आर टाइम टेकिंग, तो उसमें आपको ज्यादा समय देना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी पर। You are provided with many identical capacitors.
सबकी कैपेसिटेंस वैल्यू आपको दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड। हाउ विल यू कनेक्ट अ मिनिमम नंबर ऑफ देम, कम से कम लगाने हैं। टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू 75 माइक्रोफेरेड होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। 100 माइक्रोफेरेड आपको दे रखे हैं खूब सारे, आपको उसको ऐसे कॉम्बिनेशन में लगाना है कि उसका टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू 75 माइक्रोफेरेड आए। तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी वाले आर्म को देखिए, इसमें मैंने 100 और 100 लगा रखा है। 100 और 100 आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, आपको पता है कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है। तो आर्म ए बी की मैं बात करूं तो ये 1/100 और 1/100 करके जोड़ोगे तो 50 माइक्रोफेरेड। अभी भी 25 माइक्रोफेरेड बचा हुआ है। तो 100 माइक्रोफेरेड से 25 माइक्रोफेरेड कैसे पहुंचा जाए? उसका तरीका देखिए क्या है। उसका तरीका ये है कि अगर आप 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो आप 25 माइक्रोफेरेड तक पहुंच सकते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है, आपको अगर पता हो कि अगर कई सारे सेम कैपेसिटर्स, सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हो, सबकी वैल्यू सेम हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हो, तो उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो हो जाता है C/n। C/n हो जाता है। अगर यही चीज पैरेलल में लगे हो तो n/c हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें चाहिए 25 की वैल्यू। तो कुल मिलाकर हम 100 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा देंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100/n। n का मतलब 4, तो हमको 25 माइक्रोफेरेड की वैल्यू मिल जाएगी जिसकी कमी थी। तो 25 और 50 मिलाकर के क्या हो गया, 75 माइक्रोफेरेड। तो आपसे डायग्राम पूछा गया है, तो ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है, ये डायग्राम पर आपको नंबर मिलेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट में आइए। 3 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइडें सेम होनी चाहिए। हर साइड की वैल्यू 3 3 3 आपको दे रखी है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब आपको जितने भी चार्जेस हैं उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। तो भाई देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिस्टम, इसमें यहाँ पर, हाँ आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है, इसमें ये मैंने बना रखा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें 3 3 3 तीनों साइडें आपको दे रखी हैं। अगर Q1 और Q2 के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा, फिर ऐसे Q2 Q3 अपॉन R23 हो जाएगा, Q3 अपॉन R31 हो जाएगा। बस वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा, 50 नैनोफेरेड है, ठीक, इंटू 50। ठीक है, और क्योंकि नैनोफेरेड है तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको फेरेड में कन्वर्ट करना है। इसको मैं 50 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पुट कर रखा है, होल स्क्वायर पुट किया है, अपॉन 3, क्योंकि डिवाइडेड बाय r है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3। ये आपको 3 बार करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ Q1 Q2 है, Q1 Q3 है और Q2 Q3 है, तो 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि मैं इंटू 3 लिख दूंगी यहाँ पर। ठीक, तो अब आप होपफुली समझ में आना होगा आपको कि हमने यहाँ पर इंटू 3 क्यों किया है। चलिए मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। यहाँ पर देखिए इंटू 3 मैंने कर रखा है। बस कैलकुलेशन के थ्रू उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर है 2.25 इंटू 10⁻⁻⁵ जूल। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 आपको दे रखा है, विथ रेफरेंस टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको डिफाइन करना है। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, जब कोई कंडक्टर में
जब कोई कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे कंडक्टर है हमने उसको बैटरी से जोड़ा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक। स्टेट एनी वन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, ईएमएफ नापना। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ देता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, या फिर एक और इसका यूज होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक, ये दो इसके यूजेस होते हैं। फिलहाल पोटेंशियोमीटर की मैं बात करूं तो पोटेंशियोमीटर आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस और उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत कायदे से करिएगा, आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ओके, चलिए, explain why a blue color spark is often seen in a switch when a circuit containing an electric iron oblique geyser is switched off। तो ये एक जनरल क्वेश्चन दे रखा है, तो आंसर भी इसका दे रखा है, ऑल स्टोर्ड एनर्जी इन गीजर इलेक्ट्रिकली डिसिपेटेड एंड आयोनाइजेस द एयर अराउंड इट कॉजिंग ब्लू स्पार्क। जब भी कोई ब्लू स्पार्क अराउंड क्रिएट होता है तो जो एनर्जी होती है वो एयर पार्टिकल को आयोनाइज कर देती है। तो जब एयर पार्टिकल आयोनाइज होते हैं तो उसी का वो ब्लू स्पार्क होता है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि आईएससी में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो थोड़ा ये क्वेश्चन भी मेरे लिए शॉकिंग है कि इन्होंने कैसे दे दिया, क्योंकि ऐसी टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। बच्चों, ये जो पैरेलल कंडक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपकी बुक में डेरिवेशन है जो एम्पियर की डेफिनेशन है ना, जिसमें F अपॉन एल फोर्स पर यूनिट लेंथ के बेसिस पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन उन्होंने निकाली है, वो जरूर कर लेना, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके अलावा इस पर क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, ए और बी, हाँ ये दो पैरेलल आपके वायर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। ठीक, करंट देखो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर बी ड्यू टू द करंट ए। चलो ठीक है, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो बच्चों अगर याद हो तो इसका एक F अपॉन एल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और प्यारा सा फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला देखिए मैंने, ठीक, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 या IA अपॉन IB अपॉन डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना, 5 सेंटीमीटर। कन्वर्जन करना मत भूलना। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 हो जाएगी। करंट कितना दे रखा है, एक में 5 है एक में 10 है, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है जिसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये आपने कन्वर्ट किया, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखिए मैंने नीचे लिख रखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू वायर्स, मतलब दोनों वायर्स के बीच में आपका क्या है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये थोड़ा सा ये है कि कैसे पता चला मुझे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें वैसे डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, तो इसमें यू हैव टू सॉल्व इट बाय सर्टेन रूल्स। ठीक है, तो रूल्स कैसे लगेंगे अगर याद हो, तो सबसे पहले देखो ए वाला जो वायर है उसमें करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आपने राइट हैंड थंब रूल लिया। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, ए वाले की डायरेक्शन में अपने अंगूठा को रखा, ठीक ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट किया और अपनी उंगली को कर्ल किया, ऐसे करके कर्ल किया। तो मेरी उंगली बी में, बी इस तरफ है ना मेरे, तो बी में देखो इनटू अंदर की तरफ जा रही है, तो क्या डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, इनटू द प्लेन। तो करंट अगर ऊपर जाना है तो पॉइंट बी पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड उस अपनी वजह से जनरेट कर रहा है वो कैसे हो जाएगी, इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बी ए हो जाएगा। अब ऐसे ही बी पर आ जाओ, बी पर देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ए वाला जो कंडक्टर है वो इस साइड पर है, तो मैं अपनी उंगली कर्ल करूंगी, ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, ए पर पहुंची, ए पर मेरा हाथ जो है वो
बाहर की तरफ निकल रहा है, देखो बाहर निकल रहा है ना, बाहर ए से बाहर निकल रहा है, तो क्या डायरेक्शन हो गया, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर। तो बी की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलो देखते हैं। करंट का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हो गया, मतलब मेरे ये जो उंगली दिख रही है ना, देखो स्क्रीन से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक, बाहर के, आउट ऑफ द प्लेन। तो मेरा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंगूठा इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। अब बी पर आ जाओ भाई, बी पर देखो करंट फिर से ऊपर की तरफ है, वेरी गुड, तो मैंने करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लेकिन किस तरफ है, प्लेन के अंदर, मतलब स्क्रीन के अंदर, तो मेरी उंगली भी स्क्रीन के अंदर है, देख रहा है, मेरी उंगली भी स्क्रीन के अंदर है। तो बताओ अंगूठा किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अंगूठा मेरा इस साइड पॉइंट कर रहा है, लाइक इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स जो है मैं इस डायरेक्शन में बनाऊंगी, तो दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स हो गया। तो दो रूल लगाइएगा जब भी डायरेक्शन पूछा जाएगा। कौन कौन से दो रूल लगेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है आपको, तो लगा दीजिएगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ऐसे ही उंगली को कर्ल कर लेना, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना, कर्लिंग ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए और फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करिए, ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, जो एक फॉर्मूला था ना, मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करिएगा। और अगर फोर्स निकालना है, फोर्स, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो आई बी एल होगा, आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा नहीं लगता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब किसी पॉइंट चार्ज पर, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर या किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन पर हमें फोर्स निकालना है। अगर पूरे पूरे कंडक्टर पर फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा लगता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर आपके एग्जाम में कोई तार है, ठीक है, उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उस पर फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा लगाना। लेकिन अगर आपको पूरा पूरा कंडक्टर दे रखा है, उसके थ्रू फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा लगता है। ओके, थोड़ा इस टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, आपको रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप निकालना है। भाई हमें पता है अच्छे से कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो किस डायरेक्शन में मूव करता है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोवाइडेड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस का फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। मास किसका निकालना है, मास किसका पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी आपको दे रखी है, Q वही चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B की वैल्यू भी आपको दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, ये मैंने सॉल्व किया है, आंसर आ रहा है 15.16 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए बच्चों। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग थ्रू हेज एंड फॉग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको यूजेस पता होनी चाहिए, सबकी सबका एक वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का रेंज पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली यूज की जाती हैं जो हेज और फॉग के थ्रू देख सकते हैं। किसका वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर है, ये तो आपको लर्न करना ही है, तो बेसिकली वो एक्सरे का होता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर आपकी बुक में दे रखा है उसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। ओके, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रेनबो का डायग्राम है। तो रेनबो में बेसिकली ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, सन से आती हुई जो रोशनी होती है वो व्हाइट लाइट होती है, जैसे ही पॉइंट ए पर पड़ेगा
तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है, मतलब वो 7 टुकड़ों में टूट जाती है। तो यहाँ पर देखो 7 टुकड़ों में, अभी मैं 7 तो नहीं बना रही हूँ फिलहाल, ध्यान रखिएगा 7 टुकड़ों में टूट गई। जैसे ही ये बी पर पहुंचेगा, बी से ये बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि बी पर क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जितनी भी रेज हैं वो सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ही वो सी पर पहुंचेंगी, सी से जो रे निकलती हैं वहां पर होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। तो 3 तरीके से रेनबो काम कर रहा है। पहला क्या हो रहा है, आपका पहली पार्ट में हो रहा है डिस्पर्जन, बी पार्ट में हो रहा है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सी पार्ट में हो रहा है रिफ्रैक्शन। So there are 3 phenomena on which rainbow formation works. क्वेश्चन 8 पर आइए। सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में आपसे पूछा गया है, ओके, कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। ओके, डिप्लीशन रीजन बच्चों क्या होता है कि जब भी हम डायोड बनाते हैं तो डायोड में एक तरफ होता है एन टाइप और दूसरी तरफ होता है पी टाइप। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में वो मेजॉरिटी होते हैं, और होल्स कहाँ पर मेजॉरिटी होते हैं, बेसिकली पी टाइप में। ठीक है, तो जैसे ही इनको आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स फटाफट पी टाइप की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एक समय आता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूसरी तरफ भागेंगे तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पर एक नेगेटिव की एक लेयर बना देंगे। ठीक है, और इस तरफ के जो एन टाइप में बेसिकली क्या है, अब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगे हैं, तो वो इस तरफ एक पॉजिटिव की लेयर बना देंगे। ये जो लेयर बनी है नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव की, ये फर्दर डिफ्यूजन, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स लेयर बनने के बाद मूव नहीं करता है, तो ये जो रीजन बना है इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन माने वो रीजन जहां पर चार्ज ना हो, तो इस हिस्से के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री के उधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, वो दूसरी तरफ नहीं आ पाते हैं जब तक आप इतना पोटेंशियल ना दें कि बाउंड्री टूट जाए। तो वो तो आगे की कहानी है, आपने पढ़ रखा होगा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में 0.3 या 0.7 वोल्ट पोटेंशियल देने के बाद बाउंड्री टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागते हैं, तभी ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ एकदम से जाता है ना 0.3 0.7 पर। ठीक, ओके, तो ये होता है डिप्लीशन रीजन। तो पोटेंशियल बैरियर पर आते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर बनी है ना, उसमें इसको हम इमेजिन करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, मतलब पॉजिटिव की बाउंड्री है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि जो लेयर है बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल क्रिएटेड, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट को रोक देता है। ठीक, तो इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कह देते हैं। ओके, बाउंड्री बहुत ऊंची है, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उसका तरीका क्या है कि अगर बाउंड्री आप नहीं पार कर पा रहे हो तो भाई किसी बच्चे ने या किसी सपोर्ट ने आपको उछाल दिया और आपने बाउंड्री पार कर दिया, तो उनको उछालने के लिए आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है। जैसे जैसे पोटेंशियल वैल्यू बढ़ाओगे 0.3 0.7 पर उनको इतना उछाल मिल जाएगा कि वो सब के सब बाउंड्री पार कर जाएंगे और बहुत तेजी से भागेंगे। वहीं पर क्या आ जाता है आपका, आपने पढ़ रखा होगा कि वहां पर बहुत तेज करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एकदम से करंट राइज होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अक्सर मैंने देखा एग्जाम में आपके आते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 9 में देखिए हमको क्या दे रखा है कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन पर। ओके, तो एंड ऑन पोजीशन पर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों, तो बेसिकली वो क्या होता है, जैसे डाइपोल आपको दे रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और दे रखा है माइनस क्यू। ठीक है, तो उसी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा होगा, माइनस क्यू पॉइंट पी पर क्रिएट कर रहा होगा, प्लस क्यू भी पॉइंट पी पर क्रिएट कर रहा होगा, दोनों को जोड़ दोगे ये आपका डेरिवेशन। ओके, तो हम इसका सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल और इसको भी एल लेंगे। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट वी टेक आर।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो पहले देखिए प्लस क्यू की वजह से आपको Q/r, आर माने डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट दे रखा है मतलब चार्ज, और जिस पॉइंट पर आपको निकालना है चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो यहाँ पर किस चार्ज की बात करें, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर प्लस एल। तो यहाँ पर देखिए आर प्लस एल होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल। आर में से एल हटा दीजिए, ठीक है, इतना हिस्सा हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर माइनस एल। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुट कर दिया। अब आपको मैंने बताया था ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर दोनों का ऐड कर दिया है। तो बाकी सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, उस पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए आपने दोनों को ऐड कर दिया है, आर प्लस एल, सॉरी एल, ठीक है, ये एल होगा। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। देखिए मैंने इसका एलसीएम ले रखा है, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम लूंगी तो नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का मैंने एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए, काफी चीजें बच्चों कैंसिल हो जाएंगी और आपको खाली 4LR बचेगा। 4LR को थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस। कैसे करना है, अगर मैं इसी में से 2QL एक तरफ रख दूं, ठीक है, और बाकी जो भी बचा दूसरी तरफ रखो, खाली क्या बचा, 2R, न्यूमिनेटर को खाली देखिएगा। तो 2QL ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का। तो 2QL की जगह पर मैंने P रख दिया है, बाकी देखो 2R एज इट इज है, ठीक। तो कुल मिलाकर के नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। छोटा सा एजम्पशन लेना है कि ये डाइपोल जो है ये बहुत छोटा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2L, वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, मतलब L इज अ वेरी शॉर्ट वैल्यू, डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू आर। आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट, तो बड़ी वैल्यू है, और L इज अ स्मॉलर वैल्यू। लेकिन अगर L का स्क्वायर करें जैसा आप इसमें देख सकते हैं तो ये और भी छोटी वैल्यू हो जाती है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने L स्क्वायर को इग्नोर किया है, तो नीचे क्या बचेगा आपका, R की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की पावर 4, और ऊपर एक R ऑलरेडी दे रखा है, उसको कैंसिल कर दीजिए तो आपको R क्यूब मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका डेरिवेशन है 2P/R³। अब हम आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों, मीटर ब्रिज आपको दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये 4 ओम यहाँ दे रखा है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और ए से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, और ये इसको मैं सी कर लेती हूँ, सी से बी तक का डिस्टेंस आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब ये जो मीटर ब्रिज होता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, अगर याद हो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जब भी मीटर ब्रिज का क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज को याद करिएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कुछ इस टाइप का था, ये डायग्राम था, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था। अगर मैं नल पॉइंट की बात करती हूँ तो उसमें रेशियो ऑफ द आर्म्स क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब P/Q इज इक्वल्स टू R/S होता था। इसी को अगर कंपेयर करें तो जो P होता है वो यहाँ पर देखिए 4 ओम है, ठीक। जो Q है वो यहाँ पर कैपिटल R से डिनोट किया है, जो यहाँ पर कैपिटल R है वो बच्चों लेंथ से डिनोट किया है, मतलब जो AC है, AC ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपिटल R है। तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर रख दीजिए। जो S की वैल्यू है वो आपकी BC की वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू है B से C तक का डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल रखा है, ये आंसर आ रहा है बच्चों आपका ये। तो क्या था हमारा, 4/R इज इक्वल्स टू, ऊपर था 40 और यहाँ पर था 60, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, ठीक। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है आपको,
What change will you make in R to bring the null point to the midpoint of the wire A? अब देखिए यहाँ पर जो तार दे रखा है ये 40 सेंटीमीटर का दे रखा है। आपको बोला गया है कि तार हमें बिल्कुल बीचों बीच लेकर आना है, मतलब 50 सेंटीमीटर पर लेकर आना है, 50 सेंटीमीटर पर इस तार को लेकर के आना है। तो इन्होंने कहा जब 50 सेंटीमीटर पर आएगा तो R में क्या चेंज होगा। तो ये भी आसान है, अब आप वैल्यू अपनी पुट कर लीजिए, देख लीजिए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन R1 ले लेते हैं नया रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ए सी की वैल्यू 50 हो गई है, बी सी की वैल्यू भी 50 हो गई है, कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू 4 ओम है, इससे पहले R1 की वैल्यू 6 ओम आनी थी, अब R1 की वैल्यू 4 ओम है, तो आपका आंसर क्या होगा, R शुड डिक्रीज बाय 2 ओम, ठीक, टू अचीव मिड पॉइंट पोजीशन। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, यहाँ पर R शुड डिक्रीज बाय 2 4 ओम हमारा आंसर आ रहा है। तो ये पहला पार्ट था, आपको दो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, आप अगर वो नहीं समझ में आता है तो आप और करके सेकंड पार्ट पे मूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है, चलिए वो देखते हैं, वो क्या दे रखा है आपको। A circuit is used to determine the internal resistance of the EMF of a cell. It consists of the cell, variable resistor, and ammeter and a voltmeter. Shows the part of the circuit with ammeter and voltmeter missing. ठीक, the variable resistor is set to 1.5 ohm. When the cell convert 7.2 millijoule of energy, 5.8 millicoulomb of charge moves around the circuit and the potential difference is this much. Okay. सबसे पहले आपको अपने सर्किट में क्या दे रखा है, डायग्राम, रीड्रॉ द डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। बच्चों ये डायग्राम जो दे रखा है इसमें एमीटर और वोल्टमीटर की पोजीशन बतानी है। अब आपको पता है कि एमीटर सीरीज में जुड़ता है, वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और वोल्टमीटर का बहुत हाई हो जाता है। आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग 0, और वोल्टमीटर का आइडियली इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए सर्किट को रीड्रॉ किया गया है। सेल तो पहले ही था, वेरिएबल रेजिस्टर भी पहले ही से था, सीरीज में मैंने एमीटर लगाया हुआ है, और यहाँ पर पैरेलल में वोल्टमीटर दे रखा है। ठीक, अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए यहाँ पर ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो रजिस्टर दे रखा है, फिर एनर्जी दे रखा है, चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है। तो ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी। एनर्जी आपको मिली जूल में दे रखा है, तो मैंने यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। चार्ज आपको मिली कूलम में दे रखा है, तो मैंने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दी हुई हर एक चीज आपके काम की हो। जनरली हमें कंफ्यूज करने के लिए कई सारी वैल्यूज दे देते हैं, जिसमें से हो सकता है एक ही दो वैल्यूज का काम हो। ठीक, तो मैं सोचिएगा अरे इसमें तो ये भी दे रखा है, यूज नहीं है, तो डोंट वरी फॉर दैट। क्वेश्चन 11 पर आइए, इसमें दे रखा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो अगर आपको याद हो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था इस तरीके से, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसके सेंटर पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, अगर मैं इसी कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा लूं, मान लो उसकी वैल्यू dl है, और मैं देखूं कि dl पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, db, बहुत छोटी सी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए dB का फॉर्मूला μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r² हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि थीटा की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, करंट कैरिंग एलिमेंट और r के बीच की जो वैल्यू है, करंट कैरिंग एलिमेंट और r के बीच की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, 90 डिग्री है। तो मैंने यहाँ साइन 90 को हटा दिया, 1 पुट कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये छोटे से टुकड़े पर क्रिएट किया गया है, ठीक है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है dl, ये सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ओके, लेकिन हमें तो पूरे कंडक्टर की वजह से चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, जो डी एल है वो एक कंडक्टर का छोटा सा टुकड़ा है। ऐसे ही कई सारे डी एल, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। कई सारे डी एल अगर मैं जोड़ती जाऊं जोड़ती जाऊं जोड़ती जाऊं जोड़ती जाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। इसको पुट करिए, देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं एंड यू विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हमारा डेरिवेशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइगन्स वेव फ्रंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, हाइगन वेव फ्रंट को की मदद से आपको स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने पूरा डेरिवेशन दे रखा है कि किस तरीके से हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, थ्योरी भी दे रखी है जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा थ्योरी पर ना प्रॉब्लम करना पड़े। तो एक बार आप इसको देखिएगा तो इट विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, जितना प्रिसाइज में दे सकती थी मैंने इसको कंप्लीट दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, ऑब्टेन प्रिज्म फॉर्मूला दैट इज प्रूव दैट। ओके, ये आपको प्रिज्म फॉर्मूले में इसको प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये आपका प्रिज्म दे रखा है। ठीक है, इसमें देखिए आपको सारी वैल्यू दे रखी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 R2 सब कुछ दे रखा है। ठीक है, और एग्जाम में जब भी डेरिवेशन करेंगे तो यूज होने वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं जैसे आई, ई, R1 R2, ठीक है, इन सबको डिफाइन जरूर करिएगा कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर पाने के तरीके हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको नीचे तक दे रखा है, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है। ठीक है, तो एक बार इस डेरिवेशन को भी देख लीजिएगा, पूरा ट्राइंगल वाइज ये उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड, यू कैन इजीली अटेंड इट। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगी। ओके, फिर है डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला पर भी अगर आप देखना चाहें तो मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट उसका डेरिवेशन कर रखा है। लेंस मेकर फॉर्मूला पर ये देखिए यहाँ से पूरा पूरा एंड तक पूरा कर रखा है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट है, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट्स, तो यू जस्ट गिव मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन। तो मैं अगर डिफ्लेक्शन की बात करती हूँ, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए। तो अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू को दे रखी है, देखो लैम्डा आपका दे रखा है 550 नैनोमीटर। ठीक है, और विथ आपका दे रखा है सेंटीमीटर में। तो भाई इसको एसआई यूनिट में जरूर कन्वर्ट करना। देखो नैनोमीटर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर 0 रेडियन आ रहा है। परेशान मत होना, ये भी आंसर है। How will its value change if the experiment is repeated with monochromatic light of greater wavelength? अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाती हूँ तो उसका जो एंगुलर विड्थ होता है बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। मोनोक्रोमेटिक वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। ओके, तो अगर मैं किसी का वेवलेंथ बढ़ाती हूँ तो उसका एंगुलर विड्थ भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ग्राफ आपको प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इस चैप्टर पर, फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर पर कई सारे ग्राफ्स हैं, इस पर कई क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये चैप्टर के ग्राफ्स क्लियरली स्टडी करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पर ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है लाइक दिस। जिस पॉइंट से ग्राफ शुरू होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट उस सरफेस पर पड़ेगी और एमिशन स्टार्ट होगा। बिलो दैट फ्रीक्वेंसी एमिशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आपका डायग्राम पूछा है। सेकंड पार्ट देखिए, स्टेट हाउ विल यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होती है। तो ग्राफ की मदद से प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। तो क्या होता है देखिए भाई, आपको ये आपको याद होगा, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये।
ठीक। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं वी नॉट को सॉल्व करूं तो ई की वैल्यू को मैं नीचे ले गई हूँ, इसी वैल्यू को कंपेयर कर दीजिए किससे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है, तो m किसको डिनोट कर रहा है, h अपॉन ई को, तो h की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ई, ठीक है। m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और सेकंड पार्ट है एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिजन बॉम्ब एंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये मैंने पूरा यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दे रखा है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पर, ठीक। फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर, एंड फ्यूजन माने जोड़ना, टू लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक। इसको देख लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन 17 आपको दे रखा है, व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स बायसिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, डायोड को बायस करने का मतलब होता है उसको बैटरी से जोड़ना। जब भी हम डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं बायसिंग। तो बायसिंग दो तरीके की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं। रिवर्स बायसिंग में पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो आपको लेबल डायग्राम बनाना है ग्राफ का, तो ये ग्राफ भी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन भी आपको दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप देखिए आपको 5 नंबर का सवाल दे रखा है। पहला है एन 80 ओम रजिस्टर, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, और कैपेसिटर, ये सब सीरीज में जुड़े हैं, और सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है। आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो बच्चों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है। एल की वैल्यू आपको दे रखी है 1 हेनरी, सी की वैल्यू आपको 40 माइक्रोफेरेड दे रखी है, कन्वर्ट इनटू फेरेड। तो माइक्रोफेरेड को फेरेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम ए पार्ट का चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ये मैंने आपको सोल्यूशन दे रखा है, ये सोल्यूशन ए पार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू सारी पुट कर रखी है, 25 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया है। अब आपका सी पार्ट में, बी पार्ट में हमने पूछा क्या है, बी पार्ट में इन्होंने पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्स सी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा को हम 1/2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू भी हमको गिवन है। तो इसका अगर डेरिवेशन आप, मतलब इसका अगर देखें, तो यहाँ पर देखिए 1/2 पाई एफ सी, एफ की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सी गिवन है, तो ये आपका एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आई थिंक हम लोग को दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट है आपका इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, मतलब Z की वैल्यू। क्योंकि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये एक रेजोनेंस कंडीशन में है। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो सर्किट होता है वो बेसिकली R के बराबर होता है, Z की वैल्यू R के बराबर होगी। सेकंड है, मतलब डी पार्ट है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई की वैल्यू, तो आई क्या हो जाएगा, V/Z हो जाएगा, ठीक। फेज डिफरेंस और कैपेसिटिव एंड इंडक्टेंस वोल्टेज, वही कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है, एक बार देख लीजिए। ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर एंड तक सॉल्व कर रखा है ये, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया सी पार्ट, करंट की वैल्यू और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री आपको गिवन है। तो ये आपका एक क्वेश्चन, ये 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम्स में आ गया था। अगर आपको एसी में कमांड ज्यादा हासिल है तो आप एसी को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर एसी नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है देन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट में आपको दे रखा है और करके क्वेश्चन ये है,
टू थिक मेटालिक रेल सीधी आर केप्ट पैरेलल, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय रेजिस्टेंस आर हैविंग अ वैल्यू दिस मच। ओके ओके, ठीक है। अ थिक मेटालिक रॉड पी क्यू रेस्ट ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको दे रखा है पॉइंटिंग इनटू द पेपर। ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको दे रखी है, आपको कैलकुलेट करना है द magnitude and direction of the current induced in the rod PQ if it is moved towards right with a constant velocity. Okay. बच्चों ये एक डेरिवेशन है, अगर आपको याद हो कि ये जो डेरिवेशन है हमारा, ये पूरा इसका लास्ट में जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था, अगर किसी को रिमाइंड हो तो लास्ट का आंसर आ रहा था बी वी एल, ठीक है। बी की वैल्यू हमको दे रखी है, वेलोसिटी हमको दे रखा है, लेंथ ऑफ द लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर्स भी हमको दे रखा है। तो ईएमएफ की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन आर, ठीक। रेजिस्टेंस भी हमको दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमको गिवन है, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस दे रखा है, बी भी दे रखा है, तो आपको ई की वैल्यू आ जाएगी बी एल वी के थ्रू, और करंट की वैल्यू देगी ई अपॉन आर। तो ये ए पार्ट हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम बी पार्ट देखते हैं। द रॉड पी क्यू इज नाउ मेड टू परफॉर्म। अब जो पी क्यू रॉड है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज दे रखी है वो परफॉर्म करना है, और उसका एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन का 4 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ओके। अब इसमें आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे उम्मीद है क्लास 11 में थोड़ा बहुत एसएचएम याद होगा आपको, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करना है। चलो देखते हैं इसका डेरिवेशन, मैंने आपको नीचे पूरा सॉल्व कर रखा है। अगर रॉड एसएचएम मोशन परफॉर्म करता है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है ए साइन ओमेगा टी। आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालना है। तो y जो होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डी वाई अपॉन डी टी कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए हमको पता है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, एल लेंथ है, ओके। अगर बच्चों हमें निकालना है मैक्सिमम ईएमएफ, तो मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए टाइम जीरो पर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। ये मतलब ये कंडीशन है मैक्सिमम ईएमएफ की। अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पहले डी बाई डी टी करते हैं, या डी बाई डी थीटा जो भी गिवन हो, और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम एंगल पर निकालते हैं। तो यहाँ कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसमें अगर हम पुट करते हैं तो कॉस ओमेगा टी की जगह पर, इसकी जगह पर 1 पुट हो जाएगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी वी एल। बी तो हमको पता है, वेलोसिटी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, अब ए ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पाई एफ। ओमेगा माने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं, और ये एल हो गया। तो देखिए सारी वैल्यू आपको गिवन है, ये सब कुछ हमको दे रखा है, आपने वैल्यू पुट किया यहाँ पर ये, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करिएगा। अगर इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 हर्ट्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों, यूजिंग बोर्ड थ्योरी ऑब्टेन एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट निकालना है। डेरिवेशन है मैंने दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। इसका ग्राफ आपको बनाना है, और ठीक है, तो पहले हम इसी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन मैंने दे रखा है, ठीक है, आपका रेडियस पर, और दिस इज द ग्राफ फॉर बाइंडिंग एनर्जी। इस ग्राफ को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद है आपका और वाला पोर्शन है। तो और वाले पोर्शन में हमें क्या दे रखा है, अगर ये ना समझ में आए तो आप और वाला पोर्शन भी अटेंड कर सकते हैं। स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करने होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of energy, okay, of energy by an atom, what is meant by the following term, mass defect, binding energy, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है।
तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ए पार्ट में ये तो आपका है बोर्स पॉस्टुलेट, ठीक है। फिर ये फ्रिक्वेंसी पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूछा गया है। फिर है आपका बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, उसका मास और न्यूक्लियस का मास में जो डिफरेंस आता है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक। बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, अगर मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, सॉरी 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में ये आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ ग्रेट यूटिलिटी, दे हेल्प अस इन स्टडीइंग वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज वेरी लार्ज हेवनली बॉडीज। Scientists have developed microscopes like electron microscopes which aid in studying tiny molecules of matter। एक तरह की comprehension है, कायदे से इसको पढ़ लीजिएगा पहले, हाँ। They have also devised giant telescopes like Hubble telescopes and Space Telescope, James Webb Space Telescope, which enables us to view distant galaxies। Okay. अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो ऊपर आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टाइनी मॉलिक्यूल्स को पढ़ने में मदद करता है ना। व्हाट इज द एबिलिटी of an instrument to form an enlarged image of an object called, okay। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, उसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। ये आपने लेंस में पढ़ रखा हो ना कि इसको मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है, ओके। Hubble telescope orbits around the Earth like a satellite. What is the advantage of such a telescope over a similar one on Earth's surface? तो ऊपर Hubble telescope को दे रखा है, which is used to view distant galaxies। तो इसी को आपको लिखना है कि it enables us to view distant galaxies, which is not possible on Earth's surface। Okay? फिर नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस हैं जिनका फोकल लेंथ ये है। When it forms final image at infinity, उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, ओके। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, F0 अपॉन FE। 200 अपॉन 4 पुट कर दीजिए तो आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। फिर ऐसे ही लेंथ पर आ जाइए। लेंथ क्या होता है, दोनों का एडिशन। तो 200 प्लस 4 मतलब 204 सेंटीमीटर दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा। तो दिस इज इट इन IQ classes. This whole paper is already there in the website. Go through the website, check for the solution. In case of any doubt, give me a comment. I will give you a separate video on it. All the best for your board exam. Study well and thank you.